क्या होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन दिखता कैसे है, पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो दिखता कैसे है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन दिखता कैसे है, तो वो लंबा कितना होता है, वो 25 से 50 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर तक हम उसको नाप सकते हैं। किसको, पॉलन ग्रेन को। इसका शेप कैसा होता होगा, इसका चेहरा कैसा है, तो ये स्फेरिकल शेप है, इसका चेहरा स्फेरिकल है, गोला टाइप का है। और ये 2 लेयर हैं इसके, कौन कौन से लेयर है, एक एक्साइन होता है और एक इंटाइन होता है ना। तो एक्साइन को पढ़ेंगे फिर इंटाइन को पढ़ेंगे। तो पहले इंजाइन को पढ़ते हैं, एक्साइन को पढ़ते हैं। तो एक्साइन कैसा होता है, सबसे बाहर वाला, जैसे कि ये ऑरेंज वाला कलर का पेन है, तो ये सबसे बाहर वाला जो है ना एकदम से टाइट है, इसको मैं कितना भी गड़ा लूँ इसको कुछ असर नहीं होगा। इसको मैं धूप में भी रख दूँ, इतना हाई टेम्परेचर भी दे दूँ, तो वो इसको कुछ असर नहीं होगा, है ना। इसमें मैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी डाल दूँ तो यहाँ कुछ असर नहीं होगा, अल्कलाई भी डालूँ तो कुछ नहीं होगा, नो एंजाइम, कुछ असर नहीं होगा, इस पर कोई एंजाइम का भी असर नहीं होने वाला है। ऐसा है। तो ये बना किसका है, तो इसमें है क्या, ये स्पोरोपोलिन से बना है, ठीक है। और ये हार्ड है और बाहर का लेयर है, बना क्या है, स्पोरोपोलिन से बना है। और इसको हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं फॉसिल की तरह, है ना, ताकि वो आगे जाके लॉन्ग टाइम तक रह सके, काम आ सके हमारे। ठीक है, तो यही है कि आउटर लेयर है, हार्ड लेयर है, ये आउटर हार्ड लेयर स्पोरोपोलिन से बना हुआ है। ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ना। रेजिस्टेंस मतलब जिसको हम बहुत टाइट रहता है, रोक सकता है, ये किसकी चीज़ को, टेम्परेचर सह लेता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी सह लेता है, एल्केलाई को भी सह लेता है, एंजाइम को भी सह लेता है, कोई असर नहीं होता है इसके ऊपर। और इसको हम फॉसिल प्रिजर्वेशन सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक। ये भी स्पोरोपोलिन के कारण ही हम इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, नहीं तो ये कुछ सड़ा जाता है ना। अब हम दूसरा पार्ट क्या था, पहला एक्साइन था 2 लेयर का, पहला लेयर हो गया एक्साइन, अब बचा अंदर का लेयर इंटाइन। इंटाइन मतलब अंदर से ही पता चल रहा है इंटाइन। तो इंटाइन क्या है, इनर थिन लेयर, कंटिन्यूअस लेयर है, सेल्यूलोस और पैक्टिन से बनी है ना। किस से बनी है, सेल्यूलोस और पैक्टिन से बना हुआ है। इसका साइटोप्लाज्म ये कैसा होता है, इसके अंदर, अब अंदर का लेयर है तो इसमें साइटोप्लाज्म होगा और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है ना। क्या चीज़ से, साइटोप्लाज्म जो रहता है ना, वो उसके बाहर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अब इसके ये जर्म पोर कहाँ होता है, तो जर्म पोर एक्साइन के पास ही होता है। जैसे कि ये है ना, ये एक्साइन बोल दूँ तो ऐसे ऐसे ना छेद टाइप के होते हैं जर्म पोर, ठीक है। यही ना आगे जाके ना ट्यूब टाइप का ना, उसके लिए छेद रहता है ये ट्यूब बनाने में। और इसको ट्यूब कौन बनाता है, हमारा वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ट्यूब बनाने का काम किसका है, वेजिटेटिव सेल का काम है। तो ये जर्म पोर यही है, किस चीज़ का है, ये एक्साइन में ही है। एक्साइन है प्रोमिनेंट मतलब हमें जो अच्छे से दिख रहा हो, अपेर्चर जो हमें दिख रहा हो, कहाँ पे दिखता है, एक्साइन में। और क्या है, स्पोरोपोलिन इसमें अब्सेंट होता है ना। क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल क्या होता है। तो वेजिटेटिव सेल क्या होता है, सेल की साइज बिगर होती है, साइज बड़ा होता है इसका, फूड एबंडेंट फूड रिजर्व। अब इसको तो ऐसे बड़ा सा ट्यूब भी बनाना है ना, तो इसको तो फूड रिजर्व ही रखना पड़ेगा ना। तो ये काफ़ी सारा खाना रखता है ये। और इस पे इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज इरेगुलर शेप, बड़ा होता है ना। और लार्ज, तो लार्ज का मतलब क्या है, इसका शेप फिक्स होता है। इरेगुलर शेप बोला ना, इरेगुलर शेप का मतलब फिक्स शेप होता है। और ये इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। और फंक्शन कैसा होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको, ये देता है जनरेटिव सेल को कि तू खाना खा ले, ठीक है ना। आगे का काम भी तो करना है, तो ये आगे का काम करने में मदद करता है। फिर जनरेटिव सेल क्या है, जनरेटिव सेल स्मॉल है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल।
ये वेजिटेटिव सेल में, वेजिटेटिव सेल का जो हमारा जो इंटाइन में जो हमारे पास इंटाइन में क्या था, साइटोप्लाज्म था ना, तो इसी साइटोप्लाज्म का वेजिटेटिव सेल में जो है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल के अंदर जो यहाँ साइटोप्लाज्म है ना, ये ऐसे ऐसे पूरा साइटोप्लाज्म है, आधा इधर वेजिटेटिव सेल इधर जनरेटिव सेल, तो ये ना साइटोप्लाज्म, ये डॉट डॉट जो है ना वो साइटोप्लाज्म, तो ये कहाँ वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है। ये कैसा शेप का वेजिटेटिव सेल, स्पाइंडल शेप का दिखता है ना, जनरेटिव सेल स्पाइंडल शेप का दिखता है, और इसका साइटोप्लाज्म इसमें भी, इसका जनरेटिव सेल का डेंस होता है, और न्यूक्लियस इसमें भी होता है। इसमें क्या है ना 60% एंजियोस्पर्म और 40% एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में 60% पॉलन ग्रेन झड़ जाता है और 40% बाद में झड़ता है। तो 60% कैसे झड़ता है, पॉलन ग्रेन सीड मतलब क्या होता है, झड़ना। 2 सेल स्टेज, 2 सेल मतलब एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। जब एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव होता है ना, तो वो 60%, अगर वो झड़ गए पॉलन ग्रेन एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव ऐसे झड़ गए तो बोलेंगे 60% एंजियोस्पर्म झड़ गया। और 40% जो एंजियोस्पर्म बचा हुआ है, तो ये जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, यहाँ जनरेटिव सेल जो है ना हमारा, ये जनरेटिव सेल ये बाद में माइटोटिकली डिवाइड होके दो मेल गैमिट क्या करता है, कैसे माइटोटिकली करता है ना, माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमेट बनाता है, और एक जो पहले से वेजिटेटिव सेल था, और ये 2 मेल गैमेट, तो 3 सेल का स्टेज हो गया ना, 2 और 1 3, तो ये जाके फिर बाद में झड़ जाते हैं। यहाँ पे यही है कि 60% एंजियोस्पर्म इनमें पॉलन ग्रेन तब झड़ते हैं, सीड होते हैं, सीड मतलब झड़ना, जब वो 2 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव में होते हैं। और बाकी जो 40% इनमें जनरेटिव सेल पहले से डिवाइड होकर क्या करता है, पहले से डिवाइड हो जाता है, 2 मेल गैमेट बना लेती है, इसलिए वो 3 सेल स्टेज पर सीड मतलब झड़ते होते हैं। ठीक है, फिर पॉलन एलर्जी का मतलब क्या है, सर्वर एलर्जी मतलब इसमें सर्वर एलर्जी, ऐसे एलर्जीज आते हैं, ब्रोंचियल्स अफेक्शंस आते हैं ना, ऐसे बीमारियां, ब्रोंचियल्स वाली बीमारी आ जाती है ना, एलर्जीज आ जाती हैं, ऐसी बीमारी आ जाती है। तो इसमें अस्थमा होता है, ब्रोंचाइटिस होता है। इसमें पार्थेनियम कैरोट ग्रास, इसमें क्या होता है, ये गेहूं के साथ भारत आया था, मतलब जब गेहूं आया ना हमारे भारत में, उस समय ये पार्थेनियम कैरोट ग्रास टाइप का ऐसा एलर्जी आ गया, और अब ये पॉलन एलर्जी का सबसे बड़ा कारण है ना। जब भी हम देखना जाते हैं तो हमें खांसी आ जाता है, तो ये इसी कैरोट ग्रास पार्थेनियम की वजह से होता है। हमें गेहूं का खेती में जाएंगे ना तो खांसी आने लगता है, उसमें सूखा सूखा सा, जब वो काटने का समय आता है उस समय की बात कर रही हूँ, जब वो झड़ता होता है। तो पोलन प्रोडक्ट में क्या है, तो पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच। ये पोलन ग्रेन कैसा होता है, ये न्यूट्रिएंट रिच मतलब पोषण तत्वों से भरपूर होता है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज, बाहर की कंट्रीज में ये उसको वो लोग टेबलेट के जैसे खाते हैं, सिरप के जैसे खाते हैं। और परफॉर्मेंस जैसे कि एथलीट, जो भी खेल खेलने वाले लोग होते हैं, रेस हॉर्सेस जो होते हैं ना, वो उनका परफॉर्मेंस बढ़ाती है, ठीक है, ताकत देती है, वो न्यूट्रिशन देती है। तो इसको भी खाते हैं ये लोग, जो खेल खेलता है और जो रेस हॉर्सेस में भाग लेते हैं ना। पोलन वेबिलिटी का मतलब होता है क्या, वेबिलिटी मतलब उम्र। तो पोलन की उम्र कब तक रहती है, तो पोलन ग्रेन झड़ने के बाद कितनी देर तक काम करता है, फर्टिलाइज कर सकते, अगर वो झड़ गया तो कितनी देर तक वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वेबिलिटी। तो वेरिएशन ये अलग अलग पौधों का अलग अलग होता है। जैसे कि राइस और वीट की बोलें तो चावल और गेहूं में क्या होता है, 30 मिनट तक ये झड़ने के बाद रह सकते हैं। लेकिन पॉसीमोस और
यूमिनोसी और सोलेनेसियाई, ये महीनों तक रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पोलन स्टोरेज कैसा होता है, हम कैसे स्टोर करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, ये नाइट्रोजन के प्रेजेंट में होता है। सीड बैंक होता है इसमें, हाँ इसको सीड बैंक की तरह रखते हैं। पॉलन बैंक है फॉर क्रॉप ब्रीडिंग, ताकि वो हम आगे खेती में भी इसको लगा सकें।